तो हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक नागर। तो बच्चों, इकोनॉमिक्स की हम बात कर रहे हैं। तो पहले जब हम इकोनॉमिक्स पढ़े उससे पहले जानना चाहेंगे कि इकोनॉमिक्स का जो बेसिकली भारत में पॉलिसी कौन डिसाइड करता है। तो आपको पता होगा हर काम के लिए कौन सा होता है, एक अलग से मिनिस्ट्री होती है। पुलिस के लिए होम डिपार्टमेंट होता है, सेना के लिए डिफेंस होता है। तो फाइनेंस से रिलेटेड दो मुख्य मिनिस्ट्री है भारत में, जो जितना भी इकोनॉमी से रिलेटेड गतिविधियां होती है ना, उन सबको देखभाल करते हैं, उनका डिसाइड करते हैं। तो इसको साफ नाम होगा, एक तो नाम क्या होगा, फाइनेंस मिनिस्ट्री। वित्त मंत्रालय होता है देश में, जो क्या काम करता है, जितना भी देश में फाइनेंस या पैसे का मामला है वो सब कौन देखता है, वित्त मंत्रालय देखता है। तो बच्चों, आज हम इस वित्त मंत्रालय के बारे में कि स्ट्रक्चर क्या होती है, कितने इसके अंदर डिपार्टमेंट हैं, क्या उन कौन सी संस्थाएं होती है, उन संस्थाओं का इंडिविजुअल काम क्या होता है। अगर हम इसको ढंग से जान जाएंगे तो हम आगे जितने भी टॉपिक पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स के, उन सबको अपन कोरिलेट कर पाएंगे कि कौन सा डिपार्टमेंट की काम कर रहा होगा और कैसे कर रहा होगा। एक इसके अलावा फाइनेंस में चला हुआ है, इकोनॉमिक्स में जो दूसरी चीज पड़ती है वो डेटा की। बच्चों, डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी कुछ भी बनाएगी तो उसके लिए डेटा चाहिए कि आज की डेट में स्थिति क्या है। तो डेटा कलेक्शन कहाँ से आएगा? तो डेटा कलेक्शन के लिए सरकार ने अलग से एक डिपार्टमेंट बना रखा है, मिनिस्ट्री बना रखी है। वो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मोस्पी, सांख्यिकी मंत्रालय एक तरह से। सांख्यिकी का काम ही यही होता है, डेटा को इकट्ठा करना और उनको रिफाइन करके जिस जिस फॉर्मेट में गवर्नमेंट को या एजेंसी को आवश्यकता है उस फॉर्मेट में उपलब्ध कराना। तो सबसे पहले हम चलेंगे वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री देश की। यहाँ पर दिल्ली में इसका ऑफिस होता है, आपने देखा ही होगा। फाइनेंस मिनिस्ट्री का कौन है, फाइनेंस मिनिस्ट्री का मंत्री का क्या करेंगे, मुझे बताएंगे? फाइनेंस मिनिस्टर कौन है देश में, आप मुझे बताएंगे? तो वह निर्मला ताई, अभी अभी बजट घोषणा करी थी उन्होंने, तो फेमस रही थी। तो बच्चों देखो, मिनिस्ट्री बड़ा होती है। मिनिस्ट्री क्या होती है, बड़ी होती है। जैसे वित्त मंत्रालय है तो एक बहुत बड़ा संगठन होता है। अब इसमें क्या होता है, इसको कुछ भागों में बांट देते हैं। हर मिनिस्ट्री एक दो चार पांच छह भागों में बांटी होती है, जिसको डिपार्टमेंट कहते हैं। मिनिस्ट्री। और मिनिस्ट्री तो क्या बड़ी चीज होगी। जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री बजट भी बनाएगी, रेवेन्यू का भी काम करेगी, एक्सपेंडिचर का भी काम देखेगी। तो ये सबके लिए फिर अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। उसको मिनिस्ट्री को कई भागों में बांट देते हैं। स्टेट में गवर्नमेंट छोटी होती है, इसलिए यहाँ पर मिनिस्ट्री नहीं होती है। राज्यों में आप देखोगे मिनिस्ट्री नहीं होती, यहाँ सीधा डिपार्टमेंट होता है, होम डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, लेबर डिपार्टमेंट, एलएसजी डिपार्टमेंट, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। तो ये केंद्र और राज्य में अंतर होता है कि राज्यों में क्या होता है, मिनिस्ट्री नहीं होती है, राज्यों में सीधा डिपार्टमेंट होता है। और केंद्र भारत सरकार के अंदर क्या होता है, मिनिस्ट्री होती है, फिर उसको कई सारे डिपार्टमेंट में बांट देते हैं। तो वित्त मंत्रालय के अंदर टोटल 6 डिपार्टमेंट है बच्चों। अब इन डिपार्टमेंट के बारे में हम एक एक करके जानेंगे। तो सबसे फेमस जो वित्त मंत्रालय का डिपार्टमेंट है वो है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। क्या नाम है बच्चों? डीईए, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, आर्थिक मामलों का विभाग। भाई जो वित्त मंत्रालय का सबसे जनरल मिनिस्ट्री कौन सी होती है, यही होती है, डीईए। सबसे जनरल के लो, सबसे पावरफुल के लो। सारे जितने भी बड़े डिसीजन होते हैं ना, सब यही होते हैं। और जितने भी जो इकोनॉमी से रिलेटेड जो डे टू डे गतिविधियों को संबंधित सारी कार्रवाई कहाँ होती है, वो होती है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में। इसका मुख्य काम क्या है, देखो सबसे मुख्य काम क्या है, बजट बनाना है। हर साल बजट आता है, बजट से क्या होता है, पूरा गवर्नमेंट देश चलता है। तो जो सबसे मुख्य बजट डिपार्टमेंट कौन सा है, यही है। क्यों? क्योंकि ये बजट बनाता है। साथ में आपने देखा होगा जो छोटे छोटे स्मॉल सेविंग स्कीम होती है, जैसे कि प्रोविडेंट फंड हो गया, जैसे कि सुकन्या समृद्धि हो गया, जैसे कि पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट करते हैं। तो इन डिपॉजिट पर क्या होता है बच्चों, हर 3 माह में गवर्नमेंट द्वारा इंटरेस्ट रेट डिसाइड की जाती है कि कितना ब्याज मिलेगा, 7%, 7.5%, 8%। तो हर 3 माह में इसको क्या करते हैं, इसका रिव्यू करते हैं। इसको चेंज भी कर सकते हैं और अनचेंज भी रख सकते हैं। तो जो स्मॉल सेविंग स्कीम में इन पे इंटरेस्ट रेट कितना होगा, ये भी यही डिपार्टमेंट डिसाइड करता है। इसके अलावा बच्चों इसके अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन का गठन करना है। फाइनेंस कमीशन की जो रिपोर्ट आएगी वो वित्त मंत्रालय में तो आएगी सही, लेकिन किसके पास जाएगी, तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के पास जाएगी। इसके अलावा कुछ सेक्टर विशेष को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा देना। देखो बच्चों, क्या भारत में कई सारे सेक्टरों को क्या कर रखा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दे रखा है। जैसे कि रेलवे, जैसे कि सड़क, नेशनल हाईवे, जैसे कि पोर्ट, जैसे कि एयरपोर्ट। तो अगर किसी डिपार्टमेंट, किसी इंडस्ट्री को अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दे देते हैं तो उसको कई सारे बेनिफिट होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। उसको बैंकों की तरफ से लोन इजी मिलता है, ज्यादा मात्रा में लोन मिलता है। तो कौन सा डिपार्टमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिया जाए, वो कौन डिसाइड करेगा? वो भी ये डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। और इसी में कौन होता है, इसी डीई के अंडर में एक एक ऑफिसर होता है, उसका नाम है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। आजकल बहुत चर्चाओं में आपने नाम सुना होगा, वी अनंत नागेश्वरन। क्या नाम है?
वी अनंत नागेश्वरन आज की डेट में कौन है? भारत के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, जिनका मुख्य काम क्या होता है? जिनका मुख्य काम होता है आर्थिक सर्वे बनाना, आर्थिक सर्वे को तैयार करके उसको पेश करना। तो ये आर्थिक सर्वे बनाता कौन है? वो वह बनाता है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। तो अगर मैं पूछूं कि भारत में कौन सा फाइनेंस मिनिस्टर का कौन सा डिपार्टमेंट देश में इकोनॉमिक सर्वे को बनाने के लिए जिम्मेदार है, तो आपका आंसर होना चाहिए डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ठीक है बच्चों, यहाँ पर इसके अलावा इस डिपार्टमेंट का अंदर कई सारी सरकारी कंपनियां हैं, मुख्यतः दो सरकारी कंपनियां हैं। ये कंपनियां क्या करती है? देखो सबसे पहले सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, SPMICI। जब आप आरबीआई पढ़ोगे तो उसमें आरबीआई का मुख्य काम क्या होता है? नोटों को जारी करना। लेकिन आरबीआई नोटों को जारी तो करता है, लेकिन छापने का काम कौन करता है? तो छापने का काम ये सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड करती है। एक और इसके अंडर संस्था थी, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, BIFR। देखो बच्चों, आज की डेट में ये BIFR को क्या कर दिया? खत्म कर दिया गया, एबोलिश कर दिया गया। पुराने टाइम पे क्या होता था, जब 1991 के पहले, जैसे मान लो भारत सरकार की 200 कंपनियां हैं, 200 प्लांट है कुछ है, अब वो किसी एक की स्थिति दिवालिया जैसी हो गई, तो वो दिवालिया कंपनी को ये BIFI में रिफर किया जाता था, ताकि ये उसका जो भी उसकी समस्या है उसको समाधान करके उसको वापस कार्यशील बना सके। तो इसके अंदर दो सरकारी कंपनियां होगी, SPMCIL और BIFL, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। एक इसके अंदर में होती है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ये आपने देखा होगा बीच बीच में FSDC की मीटिंग होती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, जिसके अंदर में जो केंद्रीय वित्त मंत्री उसका चेयरमैन होता है, और जितने भी फाइनेंशियल सेक्टर के रेगुलेटर होते हैं जैसे RBI, सेबी, एडा, PFRDA, IBBI, ऐसे इसके मेंबर होते हैं। ये पूरे देश में बैठ के पूरे देश में क्या इकोनॉमिक कंडीशन चल रही है उसको देख रेख करते हैं, उसको ध्यान देते हैं। तो ये FSDC की भी किसके अंडर में काम करती है? मित्र, ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में चलती है, यहीं से इसकी फाइल चलेगी। तो बच्चों, हमने देखा सबसे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट कौन सा है फाइनेंस मिनिस्ट्री का? तो वह डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। क्या काम करता है? बजट बनाता है, सर्वे तैयार करता है, इकोनॉमिक सर्वे, इंटरेस्ट रेट जो स्मॉल सेविंग स्कीम को उसको डिसाइड करता है। इसी के अंडर में क्या होता है? फाइनेंशियल कमीशन आता है, सेक्टर को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा भी ये देता है। इसके अंडर दो सरकारी कंपनियां होती है, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और एक दूसरा जो अभी आज की डेट में एबोलिश हो गया वो BIFR था। और साथ में इसी के अंडर में क्या होता है, मतलब वो होता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, FSDC। तो हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब बच्चों, दूसरा डिपार्टमेंट क्या है? दूसरा डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। देखो क्या वित्त मंत्रालय में दो जनरल काम तो कौन किया? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। लेकिन फिर मुख्य काम क्या होता है? दो ही तो काम होते हैं वित्त में, एक तो पैसा आता है, एक जाता है, एक्सपेंडिचर। तो ये एक्सपेंडिचर के काम देखने के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बना रखा है, जिसको क्या कहते हैं? डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। एक दूसरा होता है इनकम। अब इनकम के लिए भी एक अलग से डिपार्टमेंट बना रखा है, जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। अगर आप में से कई में से SSC के थ्रू जाते हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर वगैरह बनते हैं, तो ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर ही काम करते हैं। तो बच्चों, दूसरा डिपार्टमेंट कौन सा था? डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। जितना भी भारत सरकार का खर्चा होता है उस खर्चे की मॉनिटरिंग करता है, किसको डिपार्टमेंट कितना पैसा गया उसको लेखा जोखा रखता है। और इस डिपार्टमेंट के अंडर एक संस्था है, मतलब संस्था का एक ऑफिसर का नाम है वो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। एक तो होता है कैग, कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। वो क्या करता है? भारत सरकार ने जो काम कर दिया ना, खर्च कर दिया पैसा, उसका ऑडिट करता है कि वो काम सही हुआ नहीं हुआ। लेकिन वो तो क्या करता है? ऑडिट करता है। लेकिन जो CGA होता है ना, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, ये क्या करता है? भारत सरकार की लेखा बनाने का काम करता है, कितना पैसा खर्च होगा सबका रिकॉर्ड रखता है। तो इसके अंडर में क्या काम होता है? सेंट्रल कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स होता है, CGA होता है। ये जितना भी गवर्नमेंट का फाइनेंस से रिलेटेड डेटा है ना, ये रखता है। इसके अलावा खर्चे का सारा मामला यहाँ आएगा, पे कमीशन, सातवां वित्त आयोग लागू होगा तो यहाँ से होगा, पेंशन, अकाउंटिंग वगैरह सारा काम कौन करेगा? तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एक्सपेंडिचर करेगा। इसका अंदर वेब पोर्टल है, PFMS। आजकल आपने जो भी गवर्नमेंट ऑफिसों में काम करेंगे सब जानते हैं कि जितना भी गवर्नमेंट की स्कीम की पेमेंट होता है ना, वो PMFMS के माध्यम से होता है, पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम। ये लागू हो रखा है, CSS का, नरेगा का हो, चाहे किसी का भी हो, सारा का पेमेंट ट्रेजरी के माध्यम से, PFMS के माध्यम से होता है। अब थर्ड इसके बाद में है बच्चों क्या? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या? कलेक्शन का, इनकम का काम करेगा। जितने भी भारत सरकार को इनकम होती है उसको इकट्ठा करने का काम कौन करता है? वो करता है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। अब बच्चों देखो, सरकार की क्या इनकम होती है? सरकार की कई प्रकार से इनकम होती है गवर्नमेंट की। रेवेन्यू इनकम होती है, कैपिटल होती है। रेवेन्यू में भी दो प्रकार की होती है, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो सबसे ज्यादा गवर्नमेंट को इनकम कहाँ से होती है? वो होती है टैक्स रेवेन्यू से, टैक्स लगा के। इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेशन टैक्स हो गया, GST हो गया, एक्साइज होगी, कस्टम ड्यूटी होगी, ये सब गवर्नमेंट के टैक्स होते हैं। तो जो
डिपार्टमेंट रेवेन्यू का पैसे इकट्ठा करने का काम करता है, उसको कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। इसके अंडर में दो मुख्य संस्थाएं होती है, अगर आप लोग देखा होगा। एक होता है सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, जो जितने भी डायरेक्ट टैक्स होते हैं ना बच्चों, जैसे इनकम टैक्स, जीएसटी नहीं होगा, जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है, तो इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, दो मुख्य भारत में क्या है, डायरेक्ट टैक्स है। तो इनको वसूली का काम कौन करता है, सीबीडीटी में करता है। अगर आप है ना इनकम टैक्स में जाओगे तो आप इस सीबीडीटी के अंडर ही काम करोगे। कई लोग एसएससी के थ्रू जाते हैं ना, इनकम टैक्स मिलता है, तो वो क्या काम करते हैं, सीबीडीटी में, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। दो बोर्ड बना रखे हैं इसके डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर में। एक होता है सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। इसके अंडर बेसिकली जीएसटी और कस्टम में आते हैं। जब जब हम है ना क्या बनते हैं, कस्टम में इंस्पेक्टर बनते हैं जी, तो वो सब लोग कहाँ काम करते हैं, वो सब लोग यही काम करते हैं सीबीआईसी में। उनका नोडल विभाग कौन सा होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। एक इसके अंडर में अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग होती है, डबल ए आर। ये डबल ए आर क्या हो, जीएसटी से रिलेटेड होती है। जब हम जीएसटी पढ़ेंगे तो डबल ए आर के कार्य के बारे में और ज्यादा ढंग से जानेंगे। तो ये हो गया हमारा डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। अब बच्चों इसी के अंडर में कौन है सबसे फेमस, आज दिन तक की सबसे फेमस एजेंसी कौन है। पुराने जमाने में सीबीआई हुआ करते थे, लेकिन सीबीआई को अब वो मत तो नहीं रहा। सीबीआई की जगह किसने ले लिया, ईडी ने ले लिया, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। अब वो गब्बर वाली बात नहीं थी कि दूर दूर चिल्लाओ तो 50-50 को दूर माँ बेटा होता है तो माँ कहती है गब्बर आ जाएगा। ऐसे पहले कहते थे कि ज्यादा भ्रष्टाचार मत करो तो कौन सीबीआई आ जाएगा, लेकिन आजकल सीबीआई का मतलब खत्म हो गया। आप कौन क्या कहते हैं, अब कोई भी क्राइम करने से पहले सोचता है कि नहीं तो ईडी आ जाएगी, ईडी का छापा पड़ जाएगा। तो ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट होता है ना बच्चों, ईडी, ये भी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर ही काम करता है। इसके अलावा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, जितने भी मादक पदार्थ जैसे अफीम वगैरह का रिलेटेड काम होता है ना, इसके छापे पड़ते हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स के, ड्रग्स वगैरह के लिए। ये सब बीच में चला था मुंबई में, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का। तो आर्यन को किसने पकड़ा था, इन्होंने पकड़ा था, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स ने। ये जितने भी ड्रग्स से रिलेटेड जो गतिविधियां होती है देश में उनको कंट्रोल करते हैं, उसको क्या कहते हैं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स। ये किसके अंडर में आता है, ये रेवेन्यू के अंडर में आता है। एक होती है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, जितना भी फाइनेंस में है ना सूचना चाहिए रहती है, पूरे देश में जितने बड़े बड़े ट्रांजेक्शन होते रहते हैं, तो उनको ये मॉनिटरिंग करता है, क्या ये टैक्स दे रहा नहीं दे रहा। तो इसका काम होता है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। एक होता है जीएसटी नेटवर्क, जीएसटी को लागू करने के लिए क्या बनाई, एक संस्था बनाई थी, जीएसटी नेटवर्क। तो ये जीएसटी नेटवर्क भी चूंकि इनकम की बात है, टैक्स की बात है, तो ये इसी के अंडर में आएगा, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर में। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। जो आदमी बैंकों में काम करते हैं वो सब इसको जानते होंगे। भारत में फाइनेंशियल रिलेटेड जितने भी रेगुलेटर वगैरह है उन पर कंट्रोल करता है। जैसे बैंक हो गया, अभी जितने भी, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, उसका मालिक कौन है, भारत सरकार है। तो भारत सरकार में कौन है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है। फाइनेंस मिनिस्टर में कौन सा डिपार्टमेंट, तो डीएफएस है, उसका रेगुलेट, उसका ओनर। ऐसे एलआईसी हो गया। तो फाइनेंस से रिलेटेड जितना भी काम होते हैं देश में वो सब डीएफएस से करता है। जैसे 2015 में एक योजना लागू करी थी, प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो कौन सा विभाग करेगा इसको, उसको डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विसेज करेगा। एलआईसी को ओनर कौन है, तो यही है। इसके अलावा कई सारी और स्कीम भी चलती है इस डिपार्टमेंट की। तो बच्चों ये डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज क्या है, फाइनेंस रिलेटेड सारी गतिविधियों का टॉप बॉस है। वित्तीय समावेशन की जितने भी स्कीम चलती है यही चलाता है। बैंकों को पैसा देना है, रिकैपिटलाइजेशन करना है, तो जाहिर सी बात है बैंक सारे इसी के अंडर में आते हैं, तो इसी के थ्रू जाएगा। एक आपने देखा होगा बैंकों में बड़े लेवल के अधिकारी, सीएमडी या एमडी लेवल के अधिकारी की नियुक्ति के लिए एक बीच में बैंक बोर्ड ब्यूरो बनाया था, ट्रिपल बी। इस बोर्ड बैंक ब्यूरो भी किसी को रिपोर्ट करता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज रिपोर्ट करता है। एक इसके अलावा एक संस्था है एनसीटीजीसी, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी। इसका काम क्या होता है बच्चों, इसका काम होता है जो बैंकों में पैसा जमा होता है ना उस पर इंश्योरेंस प्रदान करने का। तो वो भी इसी के अंडर में आती है, डीएफएस के अंडर में। अब हम चलेंगे जो फिफ्थ टॉपिक है। फिफ्थ जो हमारा डिपार्टमेंट है वो डिपाम। आजकल इसका नाम बहुत चर्चाओं में रहता है। तो जितनी भी अभी कहते हैं मोदी जी ने बेच दिया बेच दिया, ये बेचने का काम कौन सा विभाग करता है, तो वो ये डिपाम ही करता है। इसके फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट मैनेजमेंट। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट मैनेजमेंट, जितनी भी सरकारी कंपनियां होती है ना उनका डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टमेंट का काम कौन देखता है, तो उनका डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टमेंट का काम यही देखता है, डिपाम। जिसका सेक्रेटरी है तुहिन कांत पांडे। कौन सा है, तुहिन कांत पांडे जी। ये पांडे जी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हैं। और इसका काम क्या होता है, जितने भी गवर्नमेंट की तरफ से डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी में शेयर बेच रहे हैं या कंपनी बेच रहे हैं, जैसे अभी एलआईसी का आईपीओ आया, तो कौन सा भाई ये काम देखेगा, ये डिपाम देखेगा। अभी अभी जैसे क्या हुआ था, एयर इंडिया को बेच दिया था सरकार ने। एयर इंडिया का क्या किया था, डिसइन्वेस्टमेंट किया था, स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। तो ये काम कौन करेगा, ये सब काम बच्चों जो
जिस इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है वो सब डिपार्म काम कर देखता है, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक मैनेजमेंट। जो लास्ट डिपार्टमेंट है बच्चों, ये पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री में नहीं आता था। देखो जैसा कि एक मिनिस्ट्री है, इसके अंदर दो डिपार्टमेंट है, दूसरी मिनिस्ट्री इसके अंदर तीन हो सकता है, तो इस डिपार्टमेंट को इस मिनिस्ट्री में ट्रांसफर कर दे, इसको इसमें कर दे, ये भारत सरकार कर सकते हैं, मोदी जी चाहे जो कर सकते हैं। तो पहले ये जो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एसेट मैनेजमेंट था ना, पब्लिक एंटरप्राइज डीपी, ये भारी उद्योग मंत्रालय के अंडर में काम आता था। किसमें आता था? हेवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री में। लेकिन 2021 में इसको कहाँ शिफ्ट कर दिया? इसको शिफ्ट कर दिया फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में। तो अभी अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि कौन सा डिपार्टमेंट लेटेस्ट में फाइनेंस मिनिस्ट्री में ऐड हुआ, तो वो है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज। ये क्या काम करता है? ये काम करता है जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं ना, सीपीएससी, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज, जैसे गेल, बेल, सेल, या हो गया एयर इंडिया था पहले, वो तो अब बेच दिया, और भी जितने शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, तो जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं ना, उन पर कंट्रोल करता है। सरकारी कंपनियों का नोडल ऑफिसर यही होता है, सारी जितनी भी गवर्नमेंट कंपनियां होती है वो इसी को रिपोर्ट करती है। और 2021 में इसको क्या किया गया? इसको फाइनेंस मिनिस्टर के अंडर में ला दिया गया। तो बच्चों ये टोटल थे 6 डिपार्टमेंट हमारे। तो आपको याद रखना चाहिए कि फाइनेंस मिनिस्टर के अंदर कितने डिपार्टमेंट होते हैं? 6 होते हैं। अब दूसरा डिपार्टमेंट मैंने कहा था मोस्पी, क्या नाम था? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। 1999 में जब अटल बिहारी जी की सरकार थी, तब इस मिनिस्ट्री का गठन किया गया था। पहले ये मिनिस्ट्री नहीं थी, पहले ये स्वतंत्र रूप से एक डिपार्टमेंट था, लेकिन बाद में जब जब गवर्नमेंट आई अटल बिहारी जी की, तो 1999 में क्या किया? इसको अलग से मंत्रालय का दर्जा दे दिया। गवर्नमेंट बीच बीच में नए नए मंत्रालय नहीं बना देती क्या? जैसे अभी मोदी गवर्नमेंट आई 2.0, तो एक नई मिनिस्ट्री बनाई, कौन सी? जल शक्ति मंत्रालय, जिसके मिनिस्टर गजेंद्र सिंह जी हमारे राजस्थान से ही हैं। जैसे तो ऐसा गवर्नमेंट नया मंत्रालय बना देती है, चाहे तो पुराने मंत्रालय को हटा भी सकती है गवर्नमेंट, तो कुछ भी कर सकती है। तो बच्चों जितना भी गवर्नमेंट का डेटा का इकट्ठे का काम है ना, वो सब काम कौन देखता है? वो सब काम देखता है मोस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। देखो इसके दो चीजें हैं इसमें। एक तो स्टैटिस्टिकल का, स्टैटिस्टिकल मतलब डेटा कलेक्ट करना, और उसको फिर रिफाइंड करके उसको है ना, जिस फॉर्मेट में गवर्नमेंट को आवश्यकता है उसको प्रोवाइड करना। दूसरा होता है प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। दो इसकी विंग होगी, एक तो क्या हो गया स्टैटिकल से रिलेटेड, एक हो गया प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड। तो बच्चों ये इसको याद रखना, स्टैटिकल से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे ही हमको 1947 में आजादी मिली, तो अब फिर उसके बाद लगा कि हम योजनाएं बनाएंगे, पंचवर्षीय योजनाएं बनाई। तो पंचवर्षीय योजनाएं बनाई तो फिर डेटा कहाँ से आएगा? कुछ डेटा तो चाहिए ना गवर्नमेंट को। तो दो संस्थाएं बनाई थी। एक तो बनाया था सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। दूसरा था नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, एनएसएसओ और सीएसएसओ। ये इनका काम क्या क्या था? इसकी स्थापना हुई 1950 में, इसकी हुई 1951 में। देखो बच्चों इसका नाम से स्टार्ट है, एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करता है? छोटे छोटे कस्बों में इन सब जगह जाके सैंपल इकट्ठा करता है और डेटा इकट्ठा करता है। तो डेटा इकट्ठा करने का काम क्या होता है? जैसे बच्चों भारत में कितने बच्चे 5 साल से कम उम्र में मृत्यु हो जाती है, कैसा पता चलेगा? तो सैंपल लेके ये डेटा इकट्ठा करेगा एनएसएसओ। एनएसएसओ का डेटा आता है अभी भी, आपने देखा होता है एनएफएसएस करके, नेशनल फैमिली एंड सर्वे। तो ये एनएसएसओ डेटा इकट्ठा करने का काम करता है देश में। कितने लोग गरीबी से मर रहे हैं, कितने लोग में पेयजल की उपलब्धता नहीं है, तो सारा डेटा कौन लेके आता था? ये एनएसओ इकट्ठा लाता था। फिर ये सीएसओ डेटा को प्रोसेस करता था। ये तो रो डेटा लेके आया, फिर सीएसओ ने क्या किया? वो डेटा को प्रोसेस किया, और जिस फॉर्मेट में हमको चाहिए या गवर्नमेंट मांगेगी उस फॉर्मेट में उसको उपलब्ध कराएंगे। तो 1951 में सीएसओ था, 1950 में एनएसओ की स्थापना हुई। बाद में मोदी जी को जमा नहीं कि जब काम एक ही है, ये डेटा ला रहा है, ये प्रोसेस कर रहा है, क्या मतलब है? एक ही आदमी को टिका दूं ना। तो 2019 में क्या किया? सीएसओ, एनएसओ से लिया एन, सीएसओ से लिया एसओ, तो इसको बना दे क्या? एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। देखो ये यही लिख रहा है सीएसओ था। 1950 में क्या बनाया था? एनएसओ। बाद में मोदी जी ने क्या कर दिया? 2019 में इसको एनएसओ बना दिया, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। आज में डेट में जितने भी डेटा इकट्ठा करते हैं ना, वो कौन करता है? एनएसओ करता है। जीडीपी कितनी है, जीडीपी में क्या ग्रोथ रेट हो रही है, जीडीपी की नेशनल इनकम कितनी है, महंगाई कितनी है, ये सब डेटा कौन इकट्ठा करता है बाद में? ये सब डेटा एनएसओ भगवानी करता है। इसलिए बार बार इसको याद रखना, एनएसओ को जब भी डेटा आएगा ना, कुछ ना कुछ रिपोर्ट आएगी, तो आप याद करोगे कि एनएसओ आ गया। मैं बताऊंगा बाद में जब हम पढ़ाएंगे इन्फ्लेशन, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है सीपीआई, उसका डेटा कौन लाता है? एनएसओ लाता है। जीडीपी जब हम पढ़ेंगे, तो जब नेशनल इनकम की डेटा आएगा, जीडीपी कितनी होगी, ग्रोथ रेट कितनी होगी, तो उसका डेटा भी कौन आएगा? ये नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ही लाएगा, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में है।
ये प्रोग्राम लिबरेशन के दो मुख्य तीन मुख्य काम है। 20 सूत्री कार्यक्रम चलता था भारत में, बहुत पहले चलता था, 30-40 साल से, कोई इससे खास महत्व की बात नहीं आज की डेट में। उसकी मॉनिटरिंग करता है, उससे रिलेटेड डेटा इकट्ठा करता है। एक होती चलती एमपी लेड स्कीम। कौन सी स्कीम चलती है बच्चों? एमपी लेड, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट। जितने भी सांसद होते हैं उनको 5-5 करोड़ रुपए देते हैं ताकि वो अपने क्षेत्र में विकास कर सके। तो ये पैसा भी किसकी डिपार्टमेंट के थ्रू जाता है? इस प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मौसमी के थ्रू जाता है। यहाँ पैसा आएगा इसके पास में, मौसमी के पास में, फिर ये सांसदों को देगा और उसका रिकॉर्ड रखेगा। और भारत में जितने भी 150 करोड़ से अधिक के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, जैसे कि मान लो 1000 करोड़ में कोई बंदरगाह बन रहा है या 1000 करोड़ में कोई रोड बन रहा है, तो उन सब प्रोजेक्ट की ये मॉनिटरिंग करता है कि उनकी क्या स्थिति है आज की डेट की। तो ये 3 काम कौन करता है? प्रोग्राम इम्प्लीमेंटिंग विंग करती है। एक इसके अंडर में होता है, इस मिनिस्ट्री के अंडर में नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन। बीच में एनएससी की स्थापना की थी 2012 में, 2005 में करी थी रंगराजन आयोग की सिफारिश पर। इसका मुख्य काम क्या होता है? तो भारत सरकार को स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड सुझाव देना। स्टैटिस्टिक्स के क्षेत्र में नए नए रिसर्च हो रही है, वो रिसर्च को करना और उसको सांख्यिकी क्षेत्र में इस्तेमाल करना, जिससे जो हम डाटा इकट्ठा कर रहे हैं वो और ज्यादा बढ़िया आ सके। इसके अंडर में एक इंस्टीट्यूट भी है, आप लोग सब लोगों ने सुना होगा, इंडियन स्टैटिस्टिकल आईएसआई, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। कहाँ पे? कोलकाता में है, जिसकी स्थापना आजादी के पहले एक महान भारतीय सांख्यिकीविद थे, स्टैटिस्टिशियन थे, पीसी महालनोबिस। बीच में अगर आपने पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ी होगी तो महालनोबिस मॉडल आता है, तो ये वही महालनोबिस है। पीसी महालनोबिस ने क्या किया था? ये आईएसआई की स्थापना करी थी आजादी के पहले 1931 को, 1931 में करी थी इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना। तो बच्चों आज के लिए ये इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।